2019 की लड़ाई पर नजर है हम सबकी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नई सरकार बनी है और उन्होंने पहले ही दिन कर्ज माफी की जो किसानों की बात थी, वादा था, 10 दिन के अंदर पूरी करने की बात थी, पहले दिन माफ कर दी। आपको लगता है कि किसानों के इस कर्ज माफी के मोर्चे पर बाजी मार ली है कांग्रेस ने? देखिए, पता नहीं इन्होंने बाजी मारी कि नहीं मारी, खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट हाँ, इतना खुशी हम लोगों को कि इन्होंने जो वादा किया था, राहुल जी ने जो चुनाव प्रचार के दौरान जो उन्होंने बातें कही थी, उसको उन्होंने ज़रूर पूरा किया। बट यहीं से हम लोगों की थोड़ी सी चिंताएं भी शुरू होती हैं, जहां एक तरफ आप किसानों की कर्ज माफ़ी की आप बात करते हैं और उस वायदे को आप पूरा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके अभी नवनियुक्त मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी जिस तरीके के बयान देते हैं और जिस तरीके की विवादास्पद विवादित बातें वो करते हैं, जहां पर उन्होंने बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में कहा कि ये लोग आते हैं और यहां से नौकरियां ले जाते हैं, ये इस बात पर हम लोग को आपत्ति है। देखिए, भारत एक देश है और यहाँ पर अभी तक कोई ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं शुरू हुआ है। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र है, भारतीय पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि आप किसी भी राज्य में जाएं, वहाँ पर आप व्यवसाय करना चाहें, नौकरी करना चाहें, अपने आप को स्थापित करना चाहें, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। पर इस तरीके से जब आप क्षेत्रीयता फैलाते हैं, और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की रणनीति रही है, डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी रही है, क्षेत्रीयता के आधार पर, जातीयता के आधार पर उन्होंने समाज को, देश को बांटने का उन्होंने हमेशा काम किया। और ये उसका एक और एकदम नया उदाहरण है जिस तरीके से कमलनाथ जी का ये वक्तव्य आया। जी, महाराष्ट्र में तो आपकी सहयोगी बीजेपी की सरकार है, वहां पर अक्सर यूपी और बिहार के लोगों को निशाने पे लाया जाता है। उसके लिए आपने कभी क्या देवेंद्र फडणवीस से इस बारे में बात की है, या क्या कहेंगे वहां पे जो इस मूल के यूपी बिहार के लोग बसते हैं, उनसे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, इस बात की आपत्ति हम लोगों को, भले वो हमारे गठबंधन के सहयोगी हों, किसी भी दल के द्वारा अगर इस तरीके की बातें कही जाती हैं तो उसको लेकर हम लोगों को पूरी तरीके से आपत्ति। और इस बात को मैं पूरी प्रमुखता से और पूरी गंभीरता से कहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अगर एक दिन काम करना अगर बंद कर दें तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश की रफ्तार कहीं ना कहीं थम जाएगी। हमारे यूपी बिहार के लोग मुझे लगता है कि अक्रॉस द कंट्री हैं, जहां पर जाते हैं वो अपना छोटा बड़ा व्यवसाय करते हैं और देश को आगे बढ़ाने में वो अपना योगदान देते हैं। तो कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनेता अगर इस तरीके की बातें करता है तो वो उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब राहुल जी को भी इस पर वक्तव्य देने की जरूरत है, उनको भी स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि क्या वो कमलनाथ जी के इस बयान से सहमत हैं। क्या कमलनाथ जी का ये बयान सिर्फ इसी कारण से है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस का जनाधार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? क्या ये कारण है कि वो बदला ले रहे हैं यूपी और बिहार के लोगों से? और खासतौर पर जो ऐसे यहाँ पे एक और सवाल की, और बस एक छोटा सा पॉइंट और, खासतौर पर क्षेत्रीय दल जो यूपी और बिहार में इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। राजद को बताने की जरूरत है कि इन्होंने ये जो बयान दिया, क्या उसके बाद भी वो कांग्रेस के साथ सहमत है? मायावती जी और अखिलेश जी को भी इस पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि कमलनाथ जी द्वारा कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है, क्या वो उसके साथ सहमत है और उसके बाद भी कांग्रेस के साथ जाएंगे? तो स्पष्टीकरण तो आपकी पार्टी से लोगों को मांगना चाहिए, यूपी बिहार के लोगों को। स्पष्टीकरण तो योगी आदित्यनाथ की और नीतीश कुमार से मांगना चाहिए, क्योंकि केंद्र के साथ साझा सरकारें हैं यूपी में, बिहार में। वहां पर क्यों नहीं उद्योगों पर या रोजगार को बढ़ाने पे ध्यान दिया जाता? मंदिर, मूर्ति निर्माण, इसी में लोग लगे रहते हैं। आप क्यों ना लोग कहें कि आप हमें असली मुद्दों से, रोजगार के मुद्दों से भटका देते हैं? मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं और यही मेरी भी आपत्ति रही है। मैंने कुछ दिन पहले मैंने इसी बात को लेकर मैंने अपनी पार्टी की तरफ से मैंने बयान दिया था कि कहीं ना कहीं हाल फिलहाल के दिनों में जो चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके से राम मंदिर का विषय उसको प्रमुखता दी गई, हनुमान जी को उसमें प्रमुखता दी गई, आज की तारीख में हम लोग के एक्चुअल एजेंडे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। और जब आप एनडीए की बात करते हैं, एनडीए सरकार की बात करते हैं, देखिए, राम मंदिर किसी एक राजनीतिक दल का एजेंडा जरूर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे गठबंधन के सबसे बड़े अलाय हैं, उनके मैनिफेस्टो में यह एजेंडा जरूर है और उसका हम लोग पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। आपका राजनीतिक दल है, आपका जो एजेंडा है उसको हम लोग सम्मान करते हैं। बट जब आप एनडीए की बात करते हैं, जहां पे तमाम घटक दल एक साथ हैं, इस पे हम लोग को आपत्ति है कि जब आप एनडीए की तरफ से जब आप बात करते हैं तो सरकार की प्राथमिकता यह नहीं है। सरकार की प्राथमिकता सबका साथ सबका विकास है। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट एजेंडा होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कही। और जहां तक आपने बात की योगी आदित्यनाथ जी की और नीतीश कुमार जी की,
मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूं कि पहली बात तो हमारे प्रदेशों से पलायन रुकना चाहिए। तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे खुद के प्रदेशों में होने चाहिए ताकि यूपी और बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाना ही ना पड़े, भले वो शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हो। पर अगर वो जाते भी हैं तो किसी दूसरे प्रदेश के मुखिया को ये कोई हक नहीं बनता, कोई अधिकार उनको नहीं मिलता कि वो इस तरीके से उनको अपमानित करें और उनके बारे में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करें। बिल्कुल चिराग, लेकिन क्योंकि आप एक युवा नेता हैं और आप एक तरह से बिहार की राजनीति का भविष्य है, क्या रणनीति है कि बिहार में भी उद्योग लगे? और क्योंकि एक नियम है जो वहां पे आया कि नए मध्य प्रदेश का ये नियम है कि 70% लोग मध्य प्रदेश के हों अगर जिस पे हस्ताक्षर किए, तो ऐसा कोई नियम या ज्यादा उद्योग बिहार में लगे, क्या कुछ हुआ है? आप तो अब 4.5 साल हो चुके हैं, आप लोग सत्ता में वहां पे हैं, क्या हुआ है वहां पर? निधि जी, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से करूंगा। देखिए, मैं पहले तो बता दूं कि मेरा राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण ही यही रहा कि मैं दिल्ली में मैं पला बड़ा हूं, बिहार बंबई में मैंने काम किया है और इन प्रदेशों में मैंने देखा है कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है और यही एक सबसे बड़ा कारण भी मेरा रहा। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो शिक्षा के लिए या कोई बंबई का लड़का बिहार जाता हो रोजगार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। बुजुर्गों को दिल्ली आना पड़ता है, एम्स के सामने घंटों घंटों दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। तो मेरे लिए भी चिंता का कारण रहा और यह कारण रहा कि मैं सक्रिय राजनीति में आया, बिहार में गया और वहां पर अब मैं सक्रिय रूप से मैं कार्य कर रहा हूं। बट हैविंग सेड दैट, हम लोग को यह भी समझने की जरूरत है कि बिहार पिछले 27 सालों में एक विरोधाभास की राजनीति से गुजर रहा था। 27 सालों में निधि जी, आज पहली बार यह मौका हमारे प्रदेश को मिला है जहां पर केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी सरकार है। अभी तक जो सरकारें राज्य में रही उसके विरोधाभास की सरकार केंद्र में रही। केंद्र ने जो जो योजनाएं बनाई उसे बिहार की सरकार ने धरातल पर नहीं उतारा और बिहार की सरकार ने जो जो योजनाएं बनाई उसे केंद्र ने कभी प्रस्तावित नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि दोनों सरकारें निरंतर अलग रही, विरोधाभास की रही। 27 साल में पहली बार हुआ है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि जिस राज्य को डबल इंजन की सरकार मिलती है उस राज्य को प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है इतने सालों तक बिहार पिछड़ा इसीलिए रहा क्योंकि सरकारें अलग अलग रही। पर आज पिछले 1.25 साल से जब एक ही तर्ज पर दोनों सरकारें हैं, जहां केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, राज्य में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि सुनहरा लम्हा है हमारे बिहार प्रदेश के लिए और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम उस विकसित बिहार का निर्माण कर पाएंगे जिसकी कल्पना हम लोगों ने हमेशा से की है। बिल्कुल, उम्मीद तो है बिहार के लोगों को आपसे। अब आपने यूपी का एजेंडा और योगी आदित्यनाथ की बात का जिक्र किया था, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब ये दिख रहा है 2019 आने वाले हैं, तो जो अयोध्या में मंदिर निर्माण की बात है राम भगवान के, वो मंदिर निर्माण की बात सर्वोपरि सबसे आगे रहने वाली है। क्या आप लोग एनडीए में बने रहेंगे? क्या आपकी राय है इस मद्देनजर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एनडीए का एजेंडा नहीं है। हम लोगों ने हमेशा डेवलपमेंट की बात की है, सबका साथ सबके विकास की हम लोगों ने बात की है। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का डेफिनेटली एजेंडा हो सकता है, बट लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा इस बात को कहा है कि हम लोग न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि न्यायालय के फैसले आने का इंतजार किया जाए। जो भी फैसला आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। और अभी 2019 की जब आप रणनीति की बात करेंगे तो मैं चाहूंगा कि जब तमाम घटक दल एनडीए के जब आपस में बैठेंगे तो उसमें भी हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से प्रमुखता से इस बात को रखेंगे कि 2019 में पुनः 2014 की तरह विकास हम लोग का एजेंडा होना चाहिए। जनता के लिए, विभिन्न वर्गों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं या क्या क्या कर सकते हैं आने वाले समय में, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंदिर निर्माण पे अगर बीजेपी अग्रसर होती है तो तब आप क्या करेंगे? निधि जी, मुझे लगता है बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आने वाले समय में इस बात की चर्चा जरूर हो रही थी कि शायद अध्यादेश आ सकता है या इसको लेकर कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अभी तक इस तरीके की कोई चर्चा हुई नहीं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले सरकार तमाम अपने घटक दलों के साथ बैठेगी और उसमें पार्टी की तरफ से जो भी राय होगी वो हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे। ठीक है। अंत में मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, जिस तरह से अब जब सीटों का बंटवारा होगा 2019 से पहले, जिस तरह से गठबंधन हुआ है, आपको लगता है बीजेपी एलजेपी को कुछ नुकसान होगा? क्योंकि जेडीयू है, बीजेपी है, फिर एलजेपी को सीट मिलेंगी। आपको लगता है सीटें इतनी आप लोग अपने पक्ष में नहीं ले पाएंगे, उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है आप लोगों को?
अब निधि जी, हम लोग की बातचीत चल रही है गठबंधन के भीतर और बहुत ही सकारात्मक बातचीत चल रही है। मुझे उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी हमारे गठबंधन में साथ में रहते, पुराने साथी रहे, पुराने सहयोगी रहे, पर क्या कारण रहा कि वो गठबंधन छोड़कर गए, मेरी समझ के परे। बट बहरहाल जो हम लोग की बातचीत चल रही है बहुत सकारात्मक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद इस बात को कहा है कि जो भी बंटवारा होगा सम्मानजनक होगा। एक बड़ा क्षेत्रीय दल हमारे गठबंधन में जुड़ा है, नीतीश जी की पार्टी आई है, जिनका एक अपना बहुत बड़ा प्रभाव है बिहार की राजनीति में। उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं। उनके लिए अगर हम लोग को कोई सम्मानजनक एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो लोक जनशक्ति पार्टी उसके लिए तैयार है। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि जब संख्या की अनाउंसमेंट की जाएगी वो हम लोग की अपेक्षा के अनुकूल ही होगी। बिल्कुल। और अंत में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है अभी जो ये विधानसभा के चुनाव हुए हैं, राहुल गांधी भी इसमें एक तरह से आगे आए हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस की ये जीत एनडीए के लिए खतरे का संकेत है? निधि जी, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता और मैं बहुत ईमानदारी से इसको बोलूंगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत है। जब आप इन तीनों राज्यों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर आप मध्य प्रदेश देखें जहां पे 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी रही, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को हटाने के लिए कांग्रेस को इतनी मेहनत करनी पड़ी और उसके बाद मार्जिनली ये लोग सरकार बना पाए। और इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज अगर आप देखें तो 0.1% से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ही है बनस्पत कांग्रेस के। वहीं अगर आप राजस्थान की बात करें, जहां पर आप लोग अंदाजा लगा रहे थे, विपक्षी दल अंदाजा लगा रहे थे कि 20-22 सीटों पर महज भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी, वो 73 सीटों तक जाती है और महज 0.5% से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पीछे रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद अगर कांग्रेस को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो 2019 में कांग्रेस सरकार में आ पाएगी या महागठबंधन सरकार बना पाएगी, मुझे नहीं लगता। और खासतौर पर जितने इनके और घटक दल हैं उन सबका एक मंच पर आकर तस्वीर खिंचाना तो शायद संभव है, साथ दिखना संभव है, बट साथ रहना मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा चुनाव आते आते तक। और कई बार हम लोगों ने देखा भी है कि ये जो कुनबा है चुनाव आते आते तक धराशायी होता है। इससे पहले हम लोगों ने जेडीएस और कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में भी हमने देखा था कि तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आए थे, हाथ उठाकर सबने तस्वीरें खिंचवाई थी। बट विभिन्न राज्यों के चुनाव आते आते तक हमने देखा मायावती जी अलग हो गई, धीरे धीरे सब अलग हो गए। तो 2019 के चुनाव आते आते तक मुझे लगता है ये पूरी तरीके से महागठबंधन का कुंभा धराशायी होगा और नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार पुनः 2019 में हम लोग केंद्र में आएंगे, ये पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच। तो मिशन 2019 में अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से खास बातचीत की मेरी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए है सचिन पायलट, जो अभी अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। सचिन जी, बहुत बहुत फर्स्टली आपको कंग्रेचुलेशंस। लेकिन कहीं आपको थोड़ा सा दुख महसूस हुआ, क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे थे कि आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते थे। किस बात का दुख? हमारी पार्टी के पहले 21 सदस्य थे, आज हम लोग 100 जीत के आए हैं। 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है और मुझे कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनूं। मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, बड़े गौरव की बात है। और मुझे लगता है कि हमको जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करना पहली प्राथमिकता है। और अध्यक्ष के नाते 5 साल मैंने काम किया और उसका लाभ पार्टी को मिला, मुझे इस बात की खुशी है। सब नेताओं का योगदान रहा और अब आने वाले बहुत कम समय में हम लोगों को अपने मैनिफेस्टो के सारे वादों को पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जहाँ से हमने शुरुआत की और आज जहाँ हम खड़े हैं उसको देखकर कुछ संतोष है और मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि पार्टी को कामयाबी मिली है। जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको 5 साल कवर किया है, मेरे को लगता है कहीं आपने जो भी बात रखी गई, शायद आपके मन में ये भी था कि यूथ फेस बहुत ज़रूरी है। और अगर हम तीनों राज्यों में देखें तो आप अकेले एक तरह से यूथ फेस है। क्या कहीं ये भी आपने, जब आपने राहुल गांधी जी से बात करी, ये भी आपने तर्क रखा था? देखिए, हम लोगों से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने फीडबैक लिया था और ये आप लोग जो कहते हैं कि अपना तर्क रखा, दावेदारी पेश करी, ये सब गलत बात है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पद के लिए जाके कांग्रेस में लड़ता नहीं है। हम लोग अपना व्यू पॉइंट देते हैं, फीडबैक देते हैं और उसके बाद अंतिम निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष का होता है। इस बार भी उन्होंने निर्णय लिया है और मुझे खुशी है कि उन्होंने एक अच्छी टीम का गठन यहाँ पर किया है। अभी हमारा कैबिनेट का विस्तार होगा और लोग सदस्य बनेंगे हमारी कैबिनेट के। लेकिन ये नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, इस बात को सब जानते हैं। 68 लाख
फर्स्ट टाइम वोटर राजस्थान में थे और मुझे कहने में खुशी है कि अधिकांश लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है और कांग्रेस पार्टी युवाओं की जो प्रतिभाएं हैं उनको पहचान कर उनको आगे ले जाने का काम कर रही है। तो राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है, उसका हम सब स्वागत करते हैं तीनों स्टेट्स के अंदर। और बहुत अरसे के बाद मुझे लगता है कि एक दिन में तीन कांग्रेस की सरकार बनी है, ये अपने आप में आने वाले समय का संकेत है। कमलनाथ जी ने बनते ही, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने साइन कर दिया, तो राजस्थान में लोन वेवर्स कब होएगा? हम लोगों ने, राहुल जी ने कहा है कि हम 10 दिन के अंदर करेंगे। कल रात को हम लोग वापस आए हैं रायपुर से शपथ ग्रहण समारोह खत्म करने के बाद, और चर्चाएं चल रही हैं अधिकारियों से, बाकी लोगों से, और बहुत जल्द विद इन द टाइम फ्रेम जो हमने सेट किया है उसके अंतर्गत हम लोग अपना काम करेंगे। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ फार्म लोन वेव कर देना एक पहला कदम है, उसके बाद एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जहाँ किसान जो खेती को एक घाटे का सौदा बोलते हैं वो एक मुनाफे का सौदा बन जाए। एक सवाल है, जो आपके जो बिरादरी के लोग हैं, टोंक में भी मैं कहती हूँ, वो लोग काफ़ी नाखुश थे जब आपको नहीं बनाया गया सीएम, और जो गुजर बिरादरी है उनको भी उनमें हमने एक रोष देखा। नाराज़गी का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम सब लोग जिस मिशन पर निकले थे उसको पूरा करने का समय आ चुका है। तो बेहतर यह है कि हम सब लोग मिलकर सारी ताकतों को जोड़कर इस देश और प्रदेश की भलाई के लिए लगाएं। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं पहले अध्यक्ष बनकर काम किया हमने 5 साल, अब सरकार का मैं हिस्सा हूं, और जो जिम्मेदारी हमको दी है उस पर हम किसी प्रकार जनता के मन को संतुष्ट कर सकें, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए।